हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.के. मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। हमने जो है प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स स्टार्ट कर दी थी और एक प्रिपरेशन पढ़ ली थी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। नेक्स्ट प्रिपरेशन जो है वो है आपके डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। अब देखिए, आप देखेंगे कि जो एल्कीन है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड लाने के लिए अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम प्रिपरेशन जो है वो सैचुरेटेड कंपाउंड से आप क्या कर रहे हो, अनसैचुरेटेड कंपाउंड बना रहे हो। मतलब मैक्सिमम कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड है और वहां से आप क्या कर रहे हो, डबल बॉन्ड बना रहे हो। तो बेसिकली जो रिएक्शंस के टाइप हैं वो मैक्सिमम केस में क्या है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किससे कर रहे हो आप, एल्किल हैलाइड से। अब एल्किल हैलाइड जो है उसमें हेलोजन है और हाइड्रोजन तो है ही, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपके एल्किल हैलाइड है, X है और H है, एल्कोहलिक QH है। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो चीज़ है कंडीशन ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्वस QH जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। क्या शो करता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अगर आप एक्वस QH लेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और एल्कोहल बन जाएगा। यहां पर हम ले रहे हैं एल्कोहलिक QH और रिएक्शन क्या होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिएजेंट क्या ले रहे हैं, एल्कोहलिक QH रिएजेंट ले रहे हैं। अब एल्कोहलिक QH रिएजेंट लेंगे तो ये आपके HX निकल जाएगा। ठीक है, HX निकल जाएगा, तो जब HX निकल जाएगा तो कार्बन कार्बन क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये डबल बॉन्ड आ गया और HX निकल गया, तो ये क्या बन गई, एल्कीन। ठीक है, अब इसके बाद ये कह रहा है रिएक्टिविटी। तो द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड्स इन डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या दे रखा है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। ये मैंने आपको बता रखा है कि चाहे मैकेनिज्म E1 हो चाहे मैकेनिज्म E2 हो, रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम रहेगा, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब ये तो आपके कॉमन आपने ले लिया। अब पर्टिकुलर अगर एग्जांपल की अगर हम बात करें तो जैसे ये आपके है 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन की अगर आप रिएक्शन करा रहे हो एल्कोहलिक QH के साथ, तो ये -HBr निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, -HBr निकल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो Br है, इसके एडजेसेंट कार्बन जो है, जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है उसके एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा। तो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है और हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है। तो यहाँ पर आपके 2 प्रोडक्ट बन गए। अगर H यहाँ से निकालोगे तो 2 ब्यूटीन बन जाएगा और H यहाँ से निकालोगे तो ये 1 ब्यूटीन बन जाएगा। इस केस में अगर हम बात करें तो ये मेजर प्रोडक्ट है और ये वाला जो है ये माइनर प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये किसके अकॉर्डिंग बन रहा है, अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल मैंने आपको बताया था कि सेडजेफ रूल क्या कहता है कि मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है और इसीलिए मैक्सिमम केस जो है, मतलब सेडजेफ के अकॉर्डिंग मेजर प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन, जो कि मोर स्टेबल है। और एक्चुअल स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो हम किससे निकालते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो सेडजेफ से तो हम केवल याद कर रहे हैं कि कौन सी स्टेबल है ज़्यादा, मोर सब्सटीट्यूटेड, लेकिन क्यों है वो हमने एक्सप्लेन करा हाइपर कॉन्जुगेशन से। अब ये तो हो गया सेडजेफ के अकॉर्डिंग, तो ये मेजर हो गया और ये माइनर हो गया। इसके अलावा हॉफमैन रूल भी है, इसके अलावा क्या है, हॉफमैन रूल भी है। अब हॉफमैन रूल क्या कह रहा है, अपोजिट टू सेडजेफ रूल। हॉफमैन रूल जो है वो सेडजेफ से अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेडजेफ रूल अगर फॉलो हो रहा है तो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो है वो मेजर बनेगी और लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो है माइनर बनेगी। मतलब मोर स्टेबल मेजर बनेगी और लेस स्टेबल माइनर बनेगी। ठीक है, ऑल्टरनेट स्टेटमेंट मैंने बताया था कि सेडजेफ रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां पर पहले से हाइड्रोजन क्या है, कम है। तो यहाँ से आपने H निकाला तो ये आपके क्या बन गया, डबल बॉन्ड। तो ये सेडजेफ रूल हो गया। अब ये कह रहा है कि सेडजेफ रूल तो है ही है, 99% केस में या 90% आप कह सकते हो, 90% प्लस केस में सेडजेफ रूल फॉलो होता है, मतलब मोर स्टेबल एल्किन बनती है एज अ मेजर प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर मोर स्टेबल एल्किन माइनर प्रोडक्ट भी बनती है और लेस स्टेबल एल्किन मेजर प्रोडक्ट भी बनती है। उसको हम क्या कहते हैं, हॉफमैन रूल। अब देखिए हॉफमैन रूल जो है, हॉफमैन रूल की 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या दे रखी है, अपोजिट टू सेडजेफ रूल, तो ये तो इसने बता दिया कि हॉफमैन जो है सेडजेफ का उल्टा है। अब ये कंडीशन कब है या हॉफमैन रूल फॉलो कब होगा, मतलब लेस स्टेबल एल्किन मेजर कब बनेगी। तो पहली कंडीशन जो है वो है बल्की बेस। क्या है, बल्की बेस। अब यहाँ पर इसने ले रखा पोटेशियम टर्शियल ब्यूटॉक्साइड। अब देखिए पोटेशियम टर्शियल ब्यूटॉक्साइड जो है बल्की बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, बल्की बेस। अब बल्की बेस कहलाता है। तो देखिए ये जो एल्कोहलिक QH ले रखा है आपने,
ये आपके बेस हो गया। अब यहाँ पर इसने क्या कर दिया, बल्कि बेस ले लिया। अब बल्कि बेस लेने से होगा क्या, बल्कि बेस लेने से ये होगा कि जो बल्कि बेस है वो स्टेरिकली हिंडर्ड होता है। क्या होता है स्टेरिकली हिंडर्ड, मतलब उसकी स्टेरिक बाधा होती है, और बाधा से क्या है कि वो हाइड्रोजन जो लेगा स्टेरिकली लेस हिंडर्ड से लेगा। इसको सिंपल सा समझ लीजिए कि एक पतला व्यक्ति है, वो कहीं से भी कोई से भी पतले से रास्ते से निकल सकता है, कहीं भी जा सकता है, लेकिन अगर वो हेल्दी व्यक्ति है तो वो जो है आसानी से नहीं जा पाएगा भीड़ वाले एरिया में। वो कहाँ जाना पसंद करेगा, जहाँ भीड़ कम है। तो ऐसे समझ लीजिए कि ये बल्कि है, तो ये कहाँ जाना पसंद करेगा, जहाँ पर भीड़ कम है या स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, कम है। तो अब यहाँ पर ब्रोमीन जो है वो तो निकलेगा ही निकलेगा। एच कहाँ से निकल सकता है, यहाँ से निकल सकता है और यहाँ से निकल सकता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो यहाँ ज़्यादा है और यहाँ कम है। तो पोटेशियम टर्शियरी बुटॉक्साइड एच वहाँ से लेगा जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, प्रेफरेंस वहाँ रहेगी, तो ये यहाँ से लेगा। तो जब ये यहाँ से लेगा तो ये HBr निकल जाएगा और ये बन जाएगा एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो हमने क्या देखा यहाँ पर हॉफमैन रूल में कि एक कंडीशन क्या है, बल्कि बेस, और बल्कि बेस लेने से क्या होगा, हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइड से निकलेगा। तो ये निकल गया यहाँ से, तो ये मेजर हो गया। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी, ये। अब देखिए ये और ये तो सेम ही है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये थी जो कि क्या है, कम पॉसिबिलिटी है। क्यों, क्योंकि ये स्टेरिकली हिंडर्ड ज़्यादा है, तो ये आपके माइनर बन जाएगा। क्लियर। तो एक आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर बेस बल्कि दे रखा है तो हाइड्रोजन वहाँ से निकालना है जहाँ स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइट है। तो ये एग्जाम में आरपीसी ने पूछ रखा है। वो कह रहा है कि अगर आप बल्कि बेस लोगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, या फिर वो ऐसे पूछ सकता है कि आपको ये मेजर बनाना है तो उसके लिए कौन सा बेस लेना प्रेफर करोगे। तो अगर आपको स्टेरिक मतलब हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है तो वहाँ पर आप जितना बल्कि बेस लोगे उतना ही वो क्या बनेगा, मेजर बनेगा। तो हॉफमैन रूल की एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन जो है वो नाम से दे रखी है, हॉफमैन एलिमिनेशन। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है, नाम से दे रखी है, हॉफमैन एलिमिनेशन। मतलब एलिमिनेशन का नाम ही हॉफमैन है, इसका मतलब मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, हॉफमैन वाला बनेगा। अब हॉफमैन एलिमिनेशन होता क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब देखिए अमोनिया तो आप जानते हैं NH3 होता है। अगर NH3 का एक H हटा के R लगा दूं तो क्या हो जाएगा, RNH2, जिसको आप प्राइमरी अमीन कह सकते हो या सिंपल अमीन कह देते हैं। अगर एक और H हटा के 2 R लगा दूं तो हो जाएगा R2NH, जिसको आप सेकेंडरी अमीन कह सकते हो। एक और H हटा के R लगा दूं तो क्या हो जाएगा, R3N, जिसको आप टर्शियरी अमीन कह सकते हो। इसके बाद अगर मान लीजिए आप एक और R ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, NR4+ हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फिर उसको लोन पेयर देना पड़ेगा। तो NR4+ हो जाएगा, ये क्वाटरनरी अमोनियम है। ठीक है, जैसे NH4+ होता है, NH4Cl है, आप क्या कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। तो NH4+ को अमोनियम कहते हैं। तो ये कह रहा है क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट, मतलब आपने नाइट्रोजन पे कितने लगा दिए, 4 R लगा दिए। जैसे NH4+ है, ऐसे आपने NR4+ बना दिया और साथ में क्या है, काउंटर आयन जोड़ दिया। तो ये क्या कह रहा है, हॉफमैन एलिमिनेशन में फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब सबसे पहली बात तो यहाँ पर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट लेना है। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का मतलब क्या है, NR4+ और काउंटर आयन। तो NR4+ जो था तो उसने क्या करा, एक R को तो डिटेल में लेंथ के फॉर्म में लिख दिया और 3 R शॉर्ट में लिख दिया। तो ये हो गया NR3 और ये चौथा R है, तो ये हो गया NR4+ और ये हो गया OH-। तो अब NR4+ और आपके OH- है, तो जो 4 R है जिसमें से एक को उसने पूरा इलेबोरेट करके लिख दिया और 3 R शॉर्ट में लिखे हुए हैं, और ये हो गया OH- काउंटर आयन जो कि है। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि ये जो है OH- तो काउंटर आयन है, ये आपके लिविंग ग्रुप है। ये क्या है, लिविंग ग्रुप है जो निकलेगा और साथ में H निकलेगा। या अगर मैं इस केस की बात करूँ तो Br लिविंग ग्रुप है और साथ में H निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ पर ये कंडीशन क्यों हो रही है, एक ये वाली कंडीशन तो कहती है कि बल्कि बेस था, स्टेरिक हिंड्रेंस थी। ये वाली कंडीशन क्या है कि NR3+ जो है वो क्या है, बैड लिविंग ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है, बैड लिविंग ग्रुप। तो अगर बैड लिविंग ग्रुप है तो आपके हॉफमैन प्रोडक्ट जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर आप पॉसिबिलिटी देखेंगे, एक तो ये H यहाँ से निकल सकता है, एक H यहाँ से निकल सकता है। तो क्योंकि ये बैड लिविंग ग्रुप है तो आपके जो लेस स्टेबल एल्कीन है वो मेजर बनेगी। तो आप देखेंगे कि ये मेजर बन रहा है और ये माइनर बन रहा है। सिमिलरली अगर आप NR3+ की जगह F लेते हैं तो भी आपके रिजल्ट सेम रहेगा। मतलब F जो है वो भी क्या है, बैड लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर आपके हॉफमैन प्रोडक्ट जो है वो कब बनेगा, 3 कंडीशन है, 2 कंडीशन कह सकते हैं। एक तो बल्कि बेस जो कि स्टेरिकली लेस हिंडर्ड साइड से H लेगा। दूसरा जो है बैड लिविंग ग्रुप। बैड लिविंग ग्रुप या तो फ्लोरीन हो सकता है जो कि नॉर्मल आप ले सकते हैं, या फिर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट हो सकता है जिसको पर्टिकुलरली हमने नाम क्या दिया,
हॉफमैन एलिमिनेशन। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आपके दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक मेजर और एक माइनर, और जो दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें रिलेशन क्या है? ये है 1 ब्यूटीन, ये है 2 ब्यूटीन। ये आपके पोजीशन आइसोमर है या स्ट्रक्चरल आइसोमर है, जिसको हम रीजू आइसोमर भी कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर भी कहते हैं। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है कि एक मेजर बन रहा है और एक माइनर बन रहा है, उस केस में हम कहते हैं सिलेक्टिव। उस केस में हम टर्म क्या लेते हैं? सिलेक्टिव। तो इस केस में एक मेजर बन रहा है और एक माइनर बन रहा है और दोनों में रिलेशन क्या है? रीजो आइसोमर। तो इसको हम कहते हैं रीजो सिलेक्टिविटी। क्या कहते हैं? रीजो सिलेक्टिविटी। यहाँ भी आप काम में ले सकते हो रीजो सिलेक्टिविटी, यहाँ भी काम में ले सकते हो रीजो सिलेक्टिविटी, यहाँ भी काम में ले सकते हो। और जो मैंने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बताया था, रीजो सिलेक्टिविटी, आप वहाँ भी काम में ले सकते हो। तो ये जो टर्म है रीजो सिलेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, जो जब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके दे रखा है डी हेलोजिनेशन ऑफ डाईहेलो एल्केन। अब देखिए, एक तो है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन कि भाई एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हेलोजन निकलेगा। उस केस में एक ही हेलोजन काफ़ी है होना, मतलब अगर आपके जो मॉलिक्यूल है, कार्बन चेन है, उसमें अगर एक ही हेलोजन है तो काफ़ी है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन में। क्यों? क्योंकि एक हेलोजन निकलेगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा। लेकिन जो डी हेलोजिनेशन दे रखा है, मतलब उसमें केवल हेलोजन निकल रहा है। तो डी हेलोजिनेशन में केवल हेलोजन निकल रहा है, तो कम से कम 2 हेलोजन आपके होने चाहिए। अब यहाँ पर क्या कह रहा है? ये डी हेलोजिनेशन ऑफ डाईहेलो एल्केन, मतलब कम से कम 2 हेलोजन चाहिए, तो इसने कह दिया डाईहेलो एल्केन है। अब यहाँ पर जो 2 हेलोजन है वो पोजीशन क्या होगी? अगर दोनों एक ही कार्बन पर है, मतलब 1-1 आप कह सकते हो, तो उसको आप कहते हो जैम डाइहैलाइड। और अगर एडजेसेंट कार्बन पर है, मतलब 1-2 पे है, तो उसको आप कहते हो विस डाइहैलाइड। तो ये फुल फॉर्म है इसकी जेमिनल डाइहैलाइड, इसकी है विसिनल डाइहैलाइड। तो ये जो छोटी छोटी टर्म है जेमिनल और विसिनल, ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपके कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए। जैम का मतलब एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन। ठीक है, अगर डाइहैलाइड, जैम का मतलब एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप है, अगर हेलोजन है तो डाइहैलाइड हो जाएगा। और विस डाइहैलाइड का मतलब विसिनल, एक एडजेसेंट कार्बन पे है, एक कार्बन पे एक है, दूसरे कार्बन पे एक है। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपके विसिनल डाइहैलाइड हो गया। अब विसिनल डाइहैलाइड, यहाँ पर रिएजेंट आपको ध्यान रखना है। देखिए, डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपने लिया था कंसंट्रेटेड H2SO4 या कंसंट्रेटेड H3PO4। उसके बाद डिहाइड्रो हेलोजिनेशन में रिएजेंट क्या है? एल्कोहलिक KOH। उसके बाद यहाँ पर आप एल्कोहलिक KOH के अलावा यहाँ पर जैसे हॉफमैन रूल है तो आपने बल्कि बेस ले लिया, पोटेशियम टर्शियम ब्यूटॉक्साइड, हॉफमैन एलिमिनेशन। अब देखिए, ये एक्चुअली लिखने का तरीका है। एल्कोहलिक KOH का मतलब क्या हुआ? एल्कोहल क्या होता है? ROH, और KOH बेस है। तो यहाँ पर क्या होगा? इस H की जगह K आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ROK। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या है कि लिखने का तरीका है। ये पोटेशियम एल्कोक्साइड है, तो इसको आप चाहे एल्कोहलिक KOH लिखो चाहे इस टाइप से लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो आपको क्या है, थोड़ा बहुत स्मार्ट होना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आप रट के चले गए एल्कोहलिक KOH और ये लिखा हुआ आ गया, अब आप सोचेंगे ये तुमने पढ़ा ही नहीं था। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेशियम एल्कोक्साइड है। अब एल्कोक्साइड सिंपल है तो मिथॉक्साइड हो सकता है, इथॉक्साइड हो सकता है, और बल्कि है तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड हो सकता है। ठीक है, चलिए वापस आ जाते हैं। डीहेलोजिनेशन ऑफ डाईहेलो एल्केन में जो आप रिएजेंट काम में ले रहे हैं वो दे रखा है जिंक। अब जिंक क्या करेगा? दोनों हेलोजन का ले लेगा, तो यहाँ से ये दोनों Br निकलेंगे और किसके साथ चले जाएंगे? जिंक के साथ। तो यहाँ पर क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया, तो ये क्या हो गया? 2 ब्यूटीन। अब यहाँ पर आपकी रीजो सेलेक्टिविटी का कंसेप्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 2 ग्रुप निकल रहे हैं वो फिक्स है कि भाई ये निकलेंगे, तो वहाँ पर डबल बॉन्ड जो है उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी कि भाई यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और साथ में क्या निकल गया? ZnBr2। दूसरे केस में जैम डाइहैलाइड है। अब जैम डाइहैलाइड के केस में क्या है कि अगर आप एक ही कार्बन से दोनों Br निकालोगे तो क्या होगा? तो देखिए, आपको मैंने बता रखा है कि अल्फा एलिमिनेशन होता है, मतलब एक ही कार्बन से अगर आप 2 ग्रुप निकालते हैं तो वहाँ पर आपके कार्बिन बनने के चांस भी होते हैं। लेकिन तब क्या होता है, उसके ग्रुप की नेचर क्या होती है कि एक इलेक्ट्रॉन दे के निकलता है और एक इलेक्ट्रॉन लेके निकलता है। लेकिन इस केस में क्या है कि 2 Br निकलेंगे और जिंक है, तो यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल काम में आते हैं। क्या आते हैं? 2 मॉलिक्यूल काम में आते हैं। तो देखिए, ये Br2 यहाँ से निकला, ये Br2 यहाँ से निकला और 2 Zn ले लिए, तो 2 ZnBr2 बन गए और यहाँ पर 2 वैलेंसी फ्री हो गई, यहाँ 2 वैलेंसी फ्री हो गई, ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये आपके क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये क्या बन गया? 2 ब्यूटीन बन गया। तो इस केस में क्या हुआ कि इस वाले केस में तो कार्बन की संख्या सेम रहेगी प्रोडक्ट में, लेकिन इस वाले केस में कार्बन की संख्या क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। ये देखा जाए तो देखने में थोड़ा बहुत आपको वुड्स रिएक्शन जैसा लग रहा है। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? एक हेलोजन होता है और सोडियम होता है, ड्राई ईथर होता है, वहाँ पर एल्केन बनता है। यहाँ पर 2 हेलोजन है और जिंक दे रखा आपने। क्लियर है? तो 2 ब्यूटीन बन गया आपके। नेक्स्ट आपके दे रखा है थर्मल डिकम्पोजिशन और पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो ये आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है सिंपल सा कि कौन से कंपाउंड को हीट करेंगे तो एल्किन बन जाएगा। पायरोलाइसिस में हो क्या रहा है? हीट ही तो कर रहे हो आप। थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन और पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि कौन से कंपाउंड को हीट करने से एल्किन बनेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? एस्टर। क्यों? क्योंकि ये वाली रिएक्शन पूछना चाह रहा है वो।
पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर या थर्मल डिकम्पोजिशन। अब आपके एस्टर क्या होता है RCOOR, तो ये आपके हो गया CH3COO CH2CH3। अब यहाँ पर एल्किन बनने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये जो है यहाँ कम से कम 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन होने चाहिए, ऐसा नहीं कि 1 कार्बन हो। ठीक है, बात समझ आ रही है कि यहाँ पर कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए, तब जाके ये रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर आपने क्या करा, हीट करा 600 डिग्री सेंटीग्रेड, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3COH। इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो ये निकल गया, एक तो ये ग्रुप निकल गया और एक यहाँ से H निकल गया। तो ये ग्रुप पूरा निकाल दो और यहाँ से H निकाल दो, तो ये होगा CH3COH और ये होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर एल्किन बनाना तो यहाँ पर कम से कम 2 कार्बन चाहिए। तो अगर आप एस्टर का IUPAC से नाम लिखना चाहते हो तो नाम क्या होता है, एल्किल एल्केनोएट। क्या होता है, एल्किल एल्केनोएट या एल्काइल एल्केनोएट कह सकते हो। तो ये कितने कार्बन हैं, 2। तो एल्काइल जब आप शब्द लिख रहे हो तो वो यही वाला होगा, मतलब ऑक्सीजन के बाद वाला। तो ये कितने कार्बन है, 2, तो ये हो जाएगा इथाइल। और ये कितने कार्बन है टोटल, 2, तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनोएट। बात समझ आ रही है। अगर यहाँ पर आपने मिथाइल लगा दिया तो वो आपके एल्किन नहीं बनाएगा। बात समझ आ गई। तो यहाँ पर आपकी ये एस्टर है, तो जब आप इसको हीट करेंगे तो ये ग्रुप निकल जाएगा और इसके पास वाले से H निकल जाएगा कार्बन से। तो ओवरऑल क्या हो गया, एसिटिक एसिड निकल गया और साथ में क्या बन गया, इथीन। ठीक है, साइड प्रोडक्ट क्या बन रहा है, एसिड और एल्कीन। तो ये आपके है थर्मल डिकम्पोजिशन और पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर, जिसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपके एल्कीन। नेक्स्ट मेथड है प्रिपरेशन का, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। अब देखिए पार्शियल मतलब होता है आंशिक, आंशिक का मतलब ये है कि आप कंप्लीट नहीं कर रहे, आधा कर रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि कुछ अंश कर रहे हैं, पूरा नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो एल्केन बन जाएगा, लेकिन हमको एल्केन नहीं बनाना, क्या बनाना है, एल्कीन। इसलिए हमने कहा पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। अब यहाँ पर 2 मेथड दे रखे हैं, एक ऊपर और एक नीचे। दोनों की खास बात यह है कि एक से सिस प्रोडक्ट बनेगा और दूसरे से ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा। किससे सिस बनेगा और किससे ट्रांस बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दे रखा है एल्काइन, ये आपके है RC ट्रिपल बॉन्ड CR। अब देखिए एल्काइन 2 तरह के हो सकते हैं, टर्मिनल और इंटरनल। टर्मिनल अगर आप कहोगे तो हो जाएगा RC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो वहाँ पर जो टर्मिनल एल्काइन का जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का होता है, और अगर आपके दे रखा है RC ट्रिपल बॉन्ड CR तो वो इंटरनल हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये एल्काइन दे रखा है, एल्काइन की आप रिएक्शन करा रहे हो, ऊपर दे रखी है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, मतलब सोडियम दे रखा है किसकी प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में। इसको आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जैसे भी आपको दे रखा है समझना है आपको कि ये दे क्या रखा है। तो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया आपके दे रखा है। तो अगर सोडियम इन लिक्विड अमोनिया दे रखा है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रोडक्ट ये बनेगा। अब जब आप ये प्रोडक्ट देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि R और R जो है अपोजिट साइड है, इसका मतलब ये क्या बन गया, ट्रांस। क्या बन गया, ट्रांस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके एल्काइन की रिएक्शन, खास करके किसकी, खास करके मतलब एल्काइन आप मान के चलो कि इंटरनल है, इंटरनल एल्काइन की रिएक्शन आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया के साथ करवा रहे हो तो आपके ट्रांस एल्काइन बनेगा। क्या बनेगा, ट्रांस एल्कीन, सॉरी एल्काइन नहीं, ट्रांस एल्कीन बनेगा। क्लियर। अब देखिए इसके लिए एक पॉइंट मैंने नीचे लिख रखा ये वाला, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया फॉर्म सॉल्ट विथ टर्मिनल एल्काइन। अब देखिए अगर आप इंटरनल की जगह टर्मिनल लेते हो तो टर्मिनल में जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, और वो जो एसिडिक हाइड्रोजन है फिर वो इससे रिएक्शन कर लेगा, सोडियम उसको रिप्लेस कर देगा, तो वो सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्ट। इसलिए ध्यान रखना कि ये जो रिएक्शन आप करा रहे हो ऊपर वाली, इसके लिए इंटरनल एल्काइन होना ज़रूरी है। तो ये आपके क्या बन जाएगा, ट्रांस। तो देखिए आपने क्या देखा, जो R हैं वो आपस में क्या है, ट्रांस, तो आपने क्या कह दिया, ट्रांस एल्किन। मान लीजिए कि अगर एक बार को ये वाली कंडीशन नहीं भी होती, H में लगा देता, तो H लगाने से क्या होता है कि इस कार्बन पे एक H पहले से है और रिडक्शन के बाद एक H और आ गया, तो एक कार्बन पे 2 H हो गए, तो फिर वहाँ पर सिंपल एल्किन बनेगी, सिस ट्रांस का कोई कंसेप्ट नहीं आएगा। बात समझ आ रही है। ये सिस ट्रांस क्यों आ रहा है, क्योंकि कार्बन पे दोनों डिफरेंट है। अगर मान लो इस R की जगह में H लगा देता तो फिर दोनों H हो जाते, हालांकि ये तो रिएक्शन अलग होगी, अगर हो भी जाती तो फिर दोनों H हो जाते, मतलब वो सिस ट्रांस का कंसेप्ट क्या होता, खत्म हो जाता। चलिए ये आपको ध्यान रखना है, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करा रहे हो किसकी, इंटरनल एल्काइन की, तो आपके बनेगा ट्रांस एल्किन। ठीक है। दूसरी कंडीशन, लिंडलार कैटलिस्ट, साथ में दे देगा हाइड्रोजन। अब देखिए ये आपके रिएजेंट है और ये आपके कैटलिस्ट है।
रिएजेंट में और कैटलिस्ट में फ़र्क होता है। रिएजेंट क्या होता है, खुद रिएक्शन करता है और रिएक्शन के दौरान क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है। लेकिन कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करता है, खुद कंज्यूम नहीं होता, उसकी कंसंट्रेशन सेम रहती है। तो यहाँ पर लिंडलार जो है वो कैटलिस्ट है, साथ में हाइड्रोजन दे रखा है रिडक्शन के लिए, ठीक है। तो आपने क्या करा, इंटरनल एल्काइन की रिएक्शन कराई लिंडलार कैटलिस्ट के साथ, साथ में हाइड्रोजन ले लिया और ये बन गया आपके सिस एल्किन। क्या बन गया, सिस एल्किन। तो ये आपके जो लिंडलार कैटलिस्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आरपीएससी ने इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ रखा है, 2-3 तरह के क्वेश्चन पूछ रखे हैं, 2 तरह के मान लो आप बेसिकली। एक तो ये कि लिंडलार कैटलिस्ट होता क्या है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, नाम देगा लिंडलार कैटलिस्ट और पूछेगा कि लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, केमिकली उसका फॉर्मूला पूछ रहा है। वो ऑल्टरनेट भी कर सकता है, वो फॉर्मूला दे दे और पूछे कि ये कौन सा कैटलिस्ट है। हालांकि ऐसे नहीं पूछा गया है, ऐसे जरूर पूछा गया है कि लिंडलार कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, 2-3 बार पूछा गया है। इसके अलावा ये है कि वो आपको एज ए रिएक्शन दे दे कि भाई ये आपके इंटरनल एल्काइन है और ये लिंडलार कैटलिस्ट है, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिस एल्किन। क्लियर है। अब लिंडलार कैटलिस्ट होता क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन क्या हो जाता है कई बार लोगों को, स्टूडेंट्स को, मतलब कई बार बोलते हैं कि सर लिंडलार कैटलिस्ट तो पैलेडियम बेरियम सल्फेट होता है। तो देखिए एक रोजनमुंड रिएक्शन होती है, ठीक है, क्या होती है, रोजनमुंड रिएक्शन। रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होता है, एसिड हैलाइड होता है और वहाँ रिडक्शन आप करा रहे हो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, और आपके फाइनली आप जो बना रहे हो वहाँ पर बना रहे हो एल्डिहाइड। क्या बना रहे हो, एल्डिहाइड। वो एक तरह से वो भी पार्शियल रिडक्शन है, क्यों, क्योंकि अगर आप कंप्लीट करोगे तो अल्कोहल बन जाएगा। तो वो रोजनमुंड रिएक्शन अलग है, तो वो पैलेडियम और बेरियम सल्फेट होता है, वो अलग है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लिंडलार कैटलिस्ट की। तो लिंडलार कैटलिस्ट जो है वो है पैलेडियम प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। ये तो हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद लिखा हुआ है डीएक्टिवेटेड बाय लेड एसीटेट, ठीक है। लेड एसीटेट को आप चाहो तो लेड एसीटेट लिख दो, चाहो ऐसे लिख दो, चाहो ऐसे लिख दो, वो आपके जब एग्जाम में आएगा तो फिर आपको कैसे भी लिखा हुआ दे सकता है। एंड क्विनोलिन, साथ में क्या दे दिया, क्विनोलिन। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमने पार्शियल रिडक्शन कराया है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करता है। अब मान लीजिए कि अभिक्रिया के वेग को आपने ज़्यादा बढ़ा दिया तो फिर रिडक्शन तो होगा लेकिन फिर वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हो कि अभिक्रिया के वेग को हम बढ़ा तो दें लेकिन इतना भी नहीं बढ़ा दें कि वो रिएक्शन क्या चल जाए, एल्कीन से आगे जाके एल्केन बना ले। तो आपने अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने के लिए ले लिया पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ले लिया, पैलेडियम और कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अगर आप केवल इतना लेते तो फिर एल्केन बन जाता। क्या बन जाता, एल्केन। तो उसको रोकने के लिए एल्कीन पे आपने क्या करा, उसको डीएक्टिवेट करा, डीएक्टिवेटेड बाय लेड एसीटेट, लेड एसीटेट एंड क्विनोलिन। तो यहाँ पर आपको जब मैं काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा वहाँ पर कैटलिस्ट पॉइजन होता है। क्या होता है, कैटलिस्ट पॉइजन। तो पॉइजन क्या करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करने का काम करता है। तो यहाँ पर ये जो लिखा है ना डीएक्टिवेटेड बाय लेड एसीटेट एंड क्विनोलिन, तो यहाँ पर लेड एसीटेट और क्विनोलिन जो है वो कैटलिस्ट पॉइजन का काम कर रहे हैं, मतलब कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगर आप कैटलिस्ट पॉइजन नहीं लोगे तो रिएक्शन क्या होगी, एल्किन के फर्दर आगे चल जाएगी और एल्केन बन जाएगा। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंडलार कैटलिस्ट का फॉर्मूला क्या है, क्या करता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे ये मैंने आपको पॉइंट बता ही दिया कि अगर आपके टर्मिनल एल्काइन है तो फिर ये आपके क्या करेगा, सोडियम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और सॉल्ट बना देगा। नेक्स्ट दे रखा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस में आपको पढ़ा चुका हूँ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में, ठीक है, रेडिकल मैकेनिज्म होता है। कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस वहाँ पर हमने क्या करा था कि भाई आपके सॉल्ट होता है पोटेशियम या सोडियम का और आपके रेडिकल बनता है। जैसे मान लीजिए कि आपने ले रखा है, यहाँ लिख देता हूँ RCOOK, ये आपने स्टार्टिंग में ले रखा है कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस में। तो ये आपकी जब रिएक्शन होती है तो रिएक्शन के दौरान क्या बनता है, R रेडिकल, और ये R रेडिकल जो है दूसरे R रेडिकल के साथ जुड़कर क्या बना लेता है, एल्केन। तो ये R रेडिकल क्या है, दूसरे R रेडिकल के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, एल्केन, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपको एल्कीन बनानी है उस केस में आपको क्या करना है कि सिंपल आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट की जगह डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लेना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एल्केन की प्रिपरेशन में जो है वो एक सॉल्ट से एक रेडिकल बन रहा है और दूसरे सॉल्ट से दूसरा रेडिकल बन रहा है, फिर वो दोनों रेडिकल जुड़ के एल्केन बना रहे हैं। अब हम क्या चाह रहे हैं कि एक ही सॉल्ट में हमको 2 रेडिकल मिल जाए, उसके लिए हमने क्या लिया, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। तो जब आपने डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, जैसे ये आपके क्या है CH2CO के CH2CO के,
तो ये आपके रेडिकल क्या बनाएगा, यहाँ और यहाँ बाय रेडिकल बनाएगा और दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, एल्कीन। दोनों आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, एल्कीन। इसको आप चाहो तो समझने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो कि CH2 ऊपर है और CH2 नीचे, ठीक है। तो ये आपके क्या हो जाएगा कि ये जब आपने डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट लिया तो ये आपके एल्कीन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर वो एग्जाम में पूछता है कि आप जो है इसकी रिएक्शन करा रहे हो तो क्या बनेगा। कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस जो है वो एल्केन के केस में भी पूछा जाता है और एल्किन के केस में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये। कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस का ही आप कह सकते हो उसको। यहाँ पर आपने क्या बना लिया, एल्किन। सिंपल आप इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द पोटेशियम सॉल्ट ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कह दो या फिर कॉल्वे इलेक्ट्रोलाइसिस इसको कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपके क्या बन गया, एल्किन। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से एसिड का सॉल्ट है। तो आपको एक काम और भी करना है कि जो डाई एसिड होते हैं उनके आपको नाम याद रखने कि भाई कौन से डाई एसिड का सॉल्ट लोगे तो क्या बनेगा, क्लियर। अब एक चीज़ और है यहाँ पर आपके, अगर मान लीजिए कि आप कार्बन को बढ़ा देते, क्या करते, कार्बन को बढ़ा देते, तो फिर वहाँ पर एडजेसेंट कार्बन पे रेडिकल नहीं बनता। इसलिए ध्यान रखना कि ये वाला पर्टिकुलर केस दे रखा है आपके। चलिए कोई इतना काफ़ी है। हाँ, अगर आप चाहो तो सब्सटीट्यूएंट यहाँ लगा सकते हो कि जैसे आपने यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया RR, तो आपके जो एल्कीन है वो जो है वो उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी तो सिंपल आपके H2H2 है तो ये हो गया। अगर मान लो एक H की जगह आप R लगा देते तो यहाँ पर H की जगह क्या आ जाता, R आ जाता, तो वो एल्कीन जो है वो क्या हो जाती, चेंज हो जाती। चलिए इतना काफ़ी है। आगे दे रहेगा विटिक रिएक्शन। अब देखिए एक बार मैंने पूछा था कि कौन सी रिएक्शन में कौन सा आपके इंटरमीडिएट बनता है, तो वहाँ पर किसी स्टूडेंट ने कहा था विटिक रिएक्शन। तो देखिए नॉर्मली विटिक रिएक्शन ये होती है, एक विटिक रीअरेंजमेंट भी होता है। तो ये जो विटिक रिएक्शन है ये आपके नेम रिएक्शन वाले पार्ट में भी दे रखी है। यहाँ पर जो विटिक रिएक्शन है उसमें हम सिंपल क्या कर रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कीन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कार्बोनिल कंपाउंड से एल्कीन बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड है RCOR, ये डैश लगा रखा ताकि वो वाले R से क्या हो जाए, डिफ्रेंशिएट हम इसको कर दें। साथ में आपने जो ले रखा है वो ले रखा है C6H5 डबल बॉन्ड Cr2, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके क्या है, C6H5 डबल बॉन्ड Cr2, ये आपके दे रखा है। फॉस्फोनिलाइड कह सकते हैं आप इसको, सिंपल आप इसको इस फॉर्मूले से ध्यान रख सकते हैं। अब जब आपने रिएक्शन कराई तो हुआ क्या, एक्सचेंज हो गया। ये वाला पार्ट जो है वो इससे एक्सचेंज हो गया। तो जहाँ पर ऑक्सीजन था वहाँ तो आपके आ गया Cr2, और जहाँ Cr2 था वहाँ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे C6H5 डबल बॉन्ड O, ठीक है। और यहाँ पर आपके R' कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और R आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी क्या बन गई, एल्कीन। तो ये आपके हैं विटिक रिएक्शन। क्या है, विटिक रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म जो है वो हम कार्बोनिल कंपाउंड वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर जब नेम रिएक्शन वाला पार्ट आएगा वहाँ पर मैं आपको उसका पूरा मैकेनिज्म बता दूंगा। तो अभी के लिए आपको केवल इतना ही ध्यान रखना है कि कार्बोनिल कंपाउंड से क्या बन गई, एल्कीन। क्योंकि वो एग्जाम में क्या करता है, इस टाइप से क्वेश्चन देता है कि ये रिएक्टेंट है और ये रिएजेंट है, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो अगर ये रिएक्टेंट दे दिया और ये रिएजेंट दे दिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन। नेक्स्ट आपके दे रखा कोप रिएक्शन। अब देखिए एक तो आपके होता है कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट, वो अलग है। वो रीअरेंजमेंट जो है वो पेरिसाइक्लिक का पार्ट है। यहाँ पर हम बात करें कोप रिएक्शन की। तो कोप रिएक्शन कुछ नहीं, सिंपल है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड दे रखा है। तो ये आपके दे रखा है CH3CH2N ऑक्सीजन CH3CH3, इसको आपने हीट करा, थर्मली आप हीट कर रहे हैं। तो हुआ क्या कि ये पूरा पार्ट जो है वो निकल गया, ये पूरा पार्ट क्या हो गया, निकल गया। तो एक जो है इस कार्बन से ये ग्रुप निकल गया और इस कार्बन से H निकल जाएगा। तो इससे H निकालो और ये ग्रुप निकालो तो क्या बन गया, इथीन बन गया। देखो ये रहा, और ये जो पूरा ग्रुप है ये निकल गया और यहाँ से जो H निकला वो ऑक्सीजन पे चला गया। तो ये हो गया CH3 ठीक है। तो ये आपके है कोप रिएक्शन। कोप रिएक्शन में भी आपने क्या बनाया, एल्कीन बना लिया। क्या बना लिया, एल्कीन। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है, लेकिन एग्जाम में कब कौन सी रिएक्शन पूछ ले कोई पता नहीं है। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही आते हैं, नए क्वेश्चन भी आते हैं। तो नए क्वेश्चन आएंगे कहाँ से, जो आपको थ्योरी मेटर दे रखा है उसी में से आएंगे। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे अब देखिए ये जो है आपके केमिकल रिएक्शन जो है, प्रिपरेशन जो है, 9 मेथड यहाँ दे रखे हैं, ये हमारे कंप्लीट हो गए। इसके अलावा भी कोई अगर हमको मेथड मिलेगा तो हम उसको कर लेंगे टाइम टू टाइम। जब भी हमको कोई या तो क्वेश्चन के थ्रू हो जाएगा या कोई दूसरे चैप्टर में आएगा तो वहाँ हम कर लेंगे। क्योंकि कई बार क्या है, ऑर्गेनिक में जब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं तो कई बार क्या होता है, किसी जगह पर कोई रिएक्शन नहीं दे रखी होती। जैसे मान लीजिए कि ये रिएक्शन हो सकता है यहाँ नहीं दे रखी होती, तो ये कहाँ पर आ जाती, कार्बोनिल कंपाउंड में आ जाती। चलिए कोई बात नहीं। तो ये आपकी क्या हो गया, प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन दे रखी है।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है, तो एल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्कीन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों? क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट है, मतलब डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो क्या है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये खुद किसकी तरह बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इस पर अटैक कौन करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। और डबल बॉन्ड टूटेगा तो दूसरे जो ग्रुप है वो जुड़ जाएंगे, तो यहाँ पर रिएक्शन का टाइप क्या हो जाएगा? एडिशन। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन हो गई? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।